अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फैसला आपका और मैं हूं इमरान सुल्तान। आज दिन भर हमने देखा कि कौमी असेंबली में नए माली साल का बजट अक्सरियत से मंजूर हुआ। इस मंजूरी के दौरान अपोजिशन का एक वही सिलसिला जो इससे पहले हमेशा हमने देखा कि जिस तरीके से हुकूमत और अपोजिशन जो है जो उनका रवैया और बर्ताव एक दूसरे के साथ होता है, आज भी उससे मुख्तसर या उससे मुख्तलिफ माहौल नहीं था। आज भी वही चीजें देख और साथ ही साथ आज आगे चल के हम बात करेंगे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के सीईओ और प्रेसिडेंट आरिफ उस्मानी साहब जो हैं उनका, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जुबैर सुमरो, इन दोनों को बरतरफ किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज एक हुक्मनामे के जरिए उनकी बरतरफी। और तीसरा फिर हम चलेंगे सिंध असेंबली, और सिंध असेंबली में जो सूरत हाल देखने में आ रही है, जो धींगा मश्ती इस वक्त देखने में आ रही है, जो बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं है, चाहे वो सिंध में हो, पंजाब में हो, या वो फेडरल में हो, या वो केपीके में हो, हर तरफ की असेंबलीज में कानून साजी के बजाय जो मनाजिर देखने को मिल रहे हैं, आज उसमें इतनी संगीनी, इतना एक इजाफा हुआ कि फिरदौस शमीम नकवी जो कि रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और अपोजिशन के रहनुमा है सिंध की असेंबली में, उन्होंने बाकायदा अपना असेंबली रुकनियत से इस्तीफा पेश कर दिया। कल अलामती जनाजा जो है वो भी जमहूरियत का निकाला गया सिंध असेंबली में। ये पूरे पाकिस्तान में हो क्या रहा है, ये कौन सी हम तारीख रकम कर रहे हैं कानून साजी के नाम पर, और इतने ऐवान मुअज़्ज़िज़ ऐवानों के अंदर क्या सिलसिला जारी है, आज इसे हम डिस्कस करेंगे। पहले अपने गेस्ट पैनल का आपसे तारुफ करवाता चलूं। इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं जमशेद इकबाल चीमा साहब, आप वजीर आजम के मुआविन खुसूसी बराए ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ फूड सिक्योरिटी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक। चीमा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। उनके साथ ही हमें ज्वाइन किया अली गौहर बलोच साहब ने, आप एमएनए हैं, मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है, आपका भी जी बहुत शुक्रिया गौहर साहब। और सैयदा शैला रजा भी आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। पहले आज के हवाले से अगर बताएं, आज नए माली साल का जो बजट अक्सरियत से मंजूर हुआ, नवाब तालपुर ने जो है इसकी जुबानी मंजूरी को चैलेंज किया, जिसके बाद वॉइस वोट जो है उसके ऊपर अरकान से मंजूरी ली गई, गिनती हुई, और गिनती में जो चीज सामने आई 172 वोट जो है तरमीमी बिल जो था फाइनेंस का, उसकी जो तहरीक पेश की गई उसके फेवर में 172 और उसके मुखालिफ जो है 138 वोट है, यानी 34 वोट्स का एक डिफरेंस रहा। बिलावल भुट्टो ने बाद में जाके वॉइस जो वोट था उसको चैलेंज किया। उनका ये कहना था कि गिनती के दौरान जब ये प्रोसेस चल रहा था उस वक्त मैंने चैलेंज किया था, लेकिन मेरी बात को दरगुजर किया गया, मेरी बात पे एक्शन नहीं लिया, और यहां पर वो स्पीकर कौमी असेंबली को कहते हैं कि उन्होंने जानिबदाराना एक रोल अदा किया। अब ऑपोजिशन एक बार फिर सरगर्म हो गई है। 5 जुलाई अहम दिन, और ये अहम दिन जो है वो एपीसी के हवाले से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो है ऑपोजिशन ने तलब की है, और साथ ही साथ उसी दिन जो है वो पीडीएम का भी इजलास है। अब बहुत सारी डायमेंशंस हैं इसकी, आज के एक दिन की, आज पूरी उसकी, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। पहले अली गौहर साहब आपकी तरफ आते हैं। आज जो नंबर्स थे, नंबर्स में हमने एक फर्क देखा, जो जिस तरीके से ऑपोजिशन अपने आप को मुतहर्रिक करती है, और उसके बाद जब इम्तिहान का दिन होता है वहां पे वो नंबर्स पूरे नहीं होते। आज जो 34 का डिफरेंस आ रहा था उसमें कहा यह जा रहा है कि एक बड़ी तादाद जो है वो नून लीग के कैंप के लोगों की नहीं थी, और अगर थी तो वो गैर जानिबदार रहे। ये क्या मामला है, ये डिफरेंस क्यों है इतना नंबर्स का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इस वक्त गुजारिश ये है कि असेंबली में जो बजट है उसमें मतलब है कि वो सिर्फ ये तो नहीं कि बजट का दिन आज का दिन था। बजट जब अनाउंस हुआ उस बजट पर तजावीज सामने आई, कट मोशन सामने आए, बजट के ऊपर डिबेट हुई, फिर उसके अलावा जब कट मोशन मिनिस्ट्रीज के दिए गए उनके ऊपर डिबेट्स हुई। तो ये सारा सिलसिला जो है ये बजट का ही एक हिस्सा होता है। जाहिर है हुकूमत के पास अक्सरियत होती है तो बजट पास होता है, और वो नेचुरल बात है। अगर हुकूमत के पास अक्सरियत नहीं है तो फिर तो वो अपना बजट पेश भी करने के अहल नहीं होते। लेकिन बहरहाल ये तो एक अलग
नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि इतना कंफर्ट रूम है, हुकूमत के पास इतना कंफर्ट रूम है कि उसने बजट पेश किया, क्योंकि बजट पेश करने से पहले एक बहुत बड़ा टास्क था, बहुत बड़ा चैलेंज था, और अपोजिशन कहती थी कि हम बजट को अप्रूव नहीं होने देंगे, मंजूर नहीं होने देंगे। तो आप खुद कह रहे हैं कि हुकूमत के पास इतनी अक्सरियत है कि वो आराम से कर लेती, या कर लिया उसने? देखिए, हाँ बिल्कुल, उससे पहले के सर्कमस्टांसेस भी कुछ ऐसे थे जिनको बाद में मैनेज किया गया। जिस तरह से कि पहले खान साहब ने तकरीरों में कहा कि वो जो बाइडन के आगे डट गए हैं, वो उसी तरह से तरीन साहब के आगे ढेर भी हो गए। पूरी कौम ने अपनी आंखों के सामने देखा, और वो तरीन ग्रुप के जो अराकीन थे वो फिर जाकर बजट में उन्होंने हुकूमत का साथ दिया। लेकिन वो तो नेचुरल बात है। असल बात अपोजिशन की जो जिम्मेदारी है कि वो इस तमाम प्रोसीजर में हिस्सा ले। तमाम अपोजिशन ने भरपूर तरीके के साथ हिस्सा लिया, बिलखसूस नून लीग ने। हमने बजट में कट मोशन दिए, हमने बजट की डिबेट्स में हिस्सा लिया, हमने तरमीम पेश की। लेकिन ये भी एक मतलब है सूरत हाल हाउस में देखने में आई। आपने देखा कि जिस तरह से कुछ दिन डिप्टी स्पीकर साहब ने भी हाउस की कार्रवाई को बार बार बुलडोज करने की कोशिश की। एक दफा पहले भी लेजिस्लेशन हुई थी, और अब भी आपने देखा कि जब मतलब है कि आज लास्ट डे था, तो इसमें कभी डिप्टी स्पीकर जो थे वो सदारत करते थे, कभी स्पीकर साहब आ जाते थे। और उस वक्त भी जो हमारे कट मोशन थे और जो हमारी जिस डिबेट में जो मेंबरान हिस्सा ले रहे थे, उस तमाम प्रोसीजर को, जो कि एक आईनी तरीका है, उसको बाईपास करके जल्दी जल्दी आनन फानन तमाम चीजों को मंजूर करवाने की कोशिश की जा रही थी, जिस पर कि पूरी अपोजिशन ने प्रोटेस्ट भी किया। बल्कि जब हम अपनी तरफ तवज्जो दिलवाते हैं स्पीकर साहब की, तो वो फिर देखना भी पसंद नहीं करते। हाँ, ये एक हकीकत है कि कुछ अराकीन नहीं थे, लेकिन मैं उसकी ये वजाहत करना चाहता हूं कि अगर हमारी तरफ से 8-9 अराकीन नहीं थे नून लीग के, तो उनमें से कुछ लोगों की तो बड़ी सॉलिड रीजन थी। कुछ लोग थे जो, जैसे शहबाज शरीफ साहब हैं, उनके कजन फौत हुए। शाहिद खकान अब्बासी साहब जो थे वो एंड पर आए, उनका नैब कोर्ट में पेशी थी। हमारे कुछ अराकीन हैं जो सख्त बीमार थे, जिनमें परवेज मलिक साहब नहीं आ सके अपनी बीमारी की वजह से। तो इस तरह के मतलब थी चीजें जो कि जेन्युइनली वाकई नहीं आ सके। लेकिन जब इतनी बड़ी स्ट्रेंथ है, तो फिर ये तो फिर मजबूरी है। इसी तरह से हुकूमत की तरफ से भी कुछ अराकीन नहीं आए, जाहिर है उनकी भी कोई मजबूरी। मैं जानना चाहूंगा चीमा साहब, ये जो सूरत हाल इस वक्त आपने देखी, क्या रियली डू यू रियली थिंक वेरी वेरी कंफर्टेबल विद 172 का नंबर जो है, ये एक क्वेश्चन वाला नंबर है आपके लिए, बहुत अच्छा नंबर है, या जो सवालिया निशान, या जो इतनी अरसे से कोशिशें की जा रही है इंटैक्ट रखने की, बावजूद आपके जो कोलिशन पार्टनर्स हैं उनके साथ भी ये नंबर जो है आपके लिए क्या वाकई पुरसुकून नंबर था? नंबर 2 कि अगर प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी नहीं होते, खुर्शीद साहब, खशा साहब अगर नहीं आते, तो अपोजिशन का एक दूसरा फिर एक बयानिया होता। लेकिन अभी जैसे नून लीग कैंप कह रहे हैं कि लोग कम थे, लेकिन हुकूमत कंफर्टेबल जोन में थी, उसने क्लियर कर ली। जी देखें, बेसिकली आप कह रहे हैं ये जो ना हमारे पास जो मुश्किल टाइम था वो था जब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कॉन्फिडेंस का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया, वही एक टाइम था। अदरवाइज हम आप कह लें कि उसके बाद लगातार कंफर्ट हमारा बढ़ता जा रहा है। फिर कोविड के बावजूद हमारी इकोनॉमी की जो परफॉर्मेंस आई, नहीं मतलब जो तरीन साहब के मामला हल हो रहे हैं, वैसे वैसे कंफर्ट लेवल बढ़ता जा रहा है, ये क्या है? नहीं सर थोड़ी सी बात कर लेने मुझे प्लीज। अच्छा, मैं कहता हूँ कि ये बेसिक जो है, ये तरीन साहब, ये कोई और इशू नहीं होता। बेसिक जो बात है इतनी बड़ी पार्टियों में वो होती है परफॉर्मेंस गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट जब होती है तो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस इशू होता है। तो हमारी आप कह लें कि हमारे पास मुश्किल टाइम वही था जो आप कह लें कि उस वक्त बहुत ज्यादा मीडिया, बहुत ज्यादा आप कह लें अपोजिशन जो है उसने होस्टाइल बहुत थी, और उन्होंने एक बयानिया क्रिएट किया हुआ था कि शायद हमको बड़े कोई नालायक लोग हैं, हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, हमको नातजर्बाकार लोग हैं, और वो बड़े आप कह लें कि सुकरात है या गानों में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। लेकिन आप कह लें कि उसके बाद उस वक्त हमने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया। फिर उसके बाद तो हमारी डे बाय डे हर चीज बेहतर होती गई, कि सारी चीजें सामने होती गई। एग्रीकल्चर बेहतर हुई, लाइफ आप कह लें कि इसके इंडस्ट्री के नंबर लार्ज स्केल और मीडियम के वो बेहतर हुए, यानी परफॉर्मेंस में बेहतरी आई, और अल्टीमेटली 4% जो बेहतरी आई है। तो देखें, इसमें बड़ी सादा सी बात है, ये जो आपके जो MNAs हैं, ये MPAs हैं, ये उसके साथ है जिसके पास वोट है, वो किसी और के पास साथ नहीं होते। सो आज अगर देखें, वोट देखें तो ओवरऑल नेशनल लेवल पे देखें तो हमारे पास वोट है। अगर आप पंजाब की हद तक, चलिए सर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, मैं जरा थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ गुफ्तगू को, फिर आपके पास दोबारा जल्दी सर इतनी तेजी से पॉइंट ऑफ व्यू ना लिया करें प्लीज। देखें, इस तरह नहीं,
हम एक एक बात को आगे लेके चल रहे हैं ना। आपने कहा कि कंफर्ट जोन है, मुश्किल वक्त था, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जब नो कॉन्फिडेंस थी, उसके बाद ग्रेजुअली आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो गई। यही बात मुझे कह लेने दें आप। तो आपने कही है सर, मैं आगे बढ़ा रहा हूं, मैं इसी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। शैला रजा भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और एक लिमिटेड टाइम होता है प्रोग्राम में डिस्कशन का। शैला बीबी, अब जो ये कहा जा रहा है कि वजीर आजम के या हुकूमत के ऊपर एक जो वाकई मुश्किल वक्त था वो नो कॉन्फिडेंस मोशन के हवाले से था, उसके बाद जो ग्रेजुअली चीजें बेहतर हुई, हुकूमत की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो गई और अब हमने देखा कि बजट इजीली पास हो गया। आप मुत्तफिक हैं इससे? अच्छा, देखिए, जो इनकी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है उसमें बजट पास होना था, लेकिन जो असल बात ऑपोजिशन की थी उसको बजट की जो खामियां हैं जिस पे बजट पे ऑब्जेक्शंस हैं उसको हाईलाइट करना था, जो कि किया गया। लेकिन जो शुरू के कुछ 4 एक दिन थे, 5 दिन, उसमें जो सूरत हाल रही तो उसमें पूरे मुल्क में असेंबली का माहौल तो डिस्कस हुआ लेकिन बजट डिस्कशन में नहीं आया। और मैं ये समझती हूँ कि अगर ऑपोजिशन जो है वो अपने आप चैनल्स उसको ये मजबूर नहीं कर सकी कि चैनल्स इस पे बात करें कि अगर ऑपोजिशन को बात भी नहीं करने दी जा रही है तो बजट में ये खामियां हैं फिर भी, लेकिन चैनल्स जो थे वो सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस के रवैये पे बात करते रहे, उन्होंने बजट डिस्कस नहीं किया। तो शराबी भी ऐसा तो सिंध असेंबली में भी हुआ, सिंध में भी ऑपोजिशन को मौका नहीं मिला बजट डिस्कस करने का, वहां पे भी ऐसी हुआ। जो बात आप फेडरल के लिए कह रही है मैं वो प्रोविंशियल के लिए कह सकता हूं, सिंध असेंबली में भी ऐसी हुआ। अच्छा, ऐसी बात नहीं है। सिंध असेंबली में इसके बावजूद के सारी पार्लिमानी रिवायतों को कत्ल किया गया, क्योंकि अगर कोई भी ऑपोजिशन पार्टी प्रोटेस्ट करती है तो एक तरीका होता है कि वो जो इस मेंबर बात कर रहा होता है उसके और स्पीकर के दरमियान में नहीं आती है, अपनी जगह पे शोर करते हैं या अपने लेफ्ट साइड पे बाहर निकल के शोर कर लेते हैं। लेकिन इस दफा ऑपोजिशन सीएम के चारों तरफ आई, उन्होंने बाजे बजाए, लेकिन उसके बावजूद भी डायलॉग को जो है वो ज्यादा तवज्जो दी गई और फिर एक स्मूथ माहौल में स्पीचेस हुई। मैं समझती हूँ कि बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में, एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं मालूम, लेकिन इंशाल्लाह मैं कल किसी वक्त किसी प्रोग्राम में जरूर बता दूंगी मालूम करके। स्पीचेस हुई। बाद में ऑपोजिशन की बी टीम एमकेएम ने खुद माहौल बिगाड़ा और उन्होंने स्पीच नहीं करने दी हुकूमती अरकान को, सिर्फ ऑपोजिशन को करने दे रहे थे। आइन की मुद्दत जो है वो 5 डेज है कि जर्नल डिस्कशन में 5 डेज हो, हमने 5 से ज्यादा दिन की, ऑपोजिशन को ज्यादा दिया और कोई गैर आईनी तरीका नहीं किया और बजट को पास कर लिया। एक भी कट मोशन नहीं था जो कि ऑपोजिशन ने जमा कराया हो। फाइनेंस बिल हमने पेश नहीं किया क्योंकि हमने टैक्सेस नए नहीं लगाए थे, अलबत्ता कुछ टैक्सेस में कमी की थी। तो सिंध असेंबली की बात आप नहीं कर सकते। पंजाब में हमारे बाद बजट पेश हुआ, हमसे बड़ी असेंबली है और हमसे पहले पास हो गया। लेकिन जो एक बात मैंने महसूस की, क्योंकि आज मैं भी अपने यहाँ बिजी थी, लेकिन शाम को मुझे सोशल मीडिया से पता चला, लास्ट ईयर भी हमें ये प्रॉब्लम रही थी कि नून लीग के अरकान असेंबली काफी कम तादाद में आए थे। आज भी पता चला कि 24-25 से ज्यादा लोग असेंबली में नहीं थे। तो ये एक सवालिया निशान है, ये एक सवालिया निशान है कि नून लीग एक जारे की एक तरफ एपीसी की बात होती है, पीडीएम की बात होती है। आवाज अब बिल्कुल नहीं आ रही है। अच्छा, एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलेंगे, पैनल हमारा पूरा मौजूद है, एक ब्रेक के बाद दोबारा कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक। मुल्क की पार्लिमानी सियासत के ऊपर हम बात कर रहे हैं। जमशेद इकबाल चीमा साहब, आपकी तरफ आता हूं आज के दिन के हवाले से, क्योंकि 5 जुलाई को जो है वो एपीसी भी कॉल की गई है, 5 जुलाई को पीडीएम का जलसा भी है, उनकी सरबराही जो है वो इजलास भी है। तो तवक्का की जा रही थी कि कुछ टफ टाइम जो है देखने को मिलेगा, कुछ सरप्राइज भी हो सकता है। और साथ ही साथ जरदारी साहब भी जो है पिछले एक हफ्ता गुजार के गए लाहौर में, और उसके बाद तवक्का थी शायद कि कुछ टफ टाइम आज मिल सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या आपकी ऑब्जर्वेशन है चीमा साहब?
دیکھیں آپ چونکہ آپ کی اپنی ضرورت ہے، میڈیا کی اپنی ضرورت ہے خبر بنانا، یہ عطاباد جھیل کی طرح کا پروگرام ہے. دیکھیں اس وقت نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں آپ کہہ لیں کہ خاندانیت جو سموتھ ٹرانزیشن ہے وہ چل رہی ہے، اور آپس میں کسی کو بھی وارہ نہیں کھاتا، نہ مسلم لیگ نون کو وارہ کھاتا ہے پیپلز پارٹی پنجاب میں آئے، اور نہ پیپلز پارٹی کو یہ وہ سپورٹ کر سکتی ہے ان کو سندھ میں. اور دوسرا کہ جو چند لیڈر بچے ہیں پیپلز پارٹی کے اسٹالوارٹ بچے ہیں پنجاب میں، ان کا دل کرتا ہے کہ نون لیگ ہمیں کوئی سپورٹ کرے، ہم کو مل کے الیکشن لڑے، تو پھر بات ان کا یہ انٹرسٹ ہے. اگر یہ اور مسلم لیگ نون ان کو ایک بھی سیٹ یہاں دینے کو تیار نہیں اپنے ووٹ سے، اور دیتا بھی کوئی نہیں ہے. پیپلز پارٹی کا پنجاب میں 200 400 700 2000 2500 ووٹ رہ گیا ہے. اب 2500 ووٹ لینے والے کو اگر یہاں سے کوئی قومی اسمبلی کا ممبر بنوا دے، مسلم لیگ نون کیوں بنا دے؟ سو بیسیکلی آپ کا دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ایک حکومت ہے، وہ اپوزیشن نہیں ہے، وہ اپوزیشن کا سمپل ڈرامہ کرتے ہیں. اور مسلم لیگ نون غلطی سے ان کو اپوزیشن سمجھتی ہے کہ شاید یہ بھی اپوزیشن میں ہمارے ساتھ ہیں، اور پی ڈی ایم نے ہم نے مل کے بنائی ہے. بھائی دونوں کے مفادات مختلف ہیں. پھر مسلم لیگ نون کے اندر میاں شہباز شریف کی فیملی کے اور میاں نواز شریف کی فیملی کے مفادات مختلف ہیں، اور دونوں کی لائن مختلف ہے، دونوں کا طرز سیاست مختلف ہے. اور اس وقت وہ ٹائم آ گیا ہے کہ اب میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ آ گیا اگلی نسل کا، کہ اگلی نسل میں سے کون جو ہے وہ گدی کس کے پاس ہوگی، وراثت کس کے پاس ہوگی. وراثت کا جب مسئلہ آ گیا تو یہاں دو بھائیوں کا ایشو نہیں ہے، یہ آپ کریں دو خاندانوں کا ہو گیا وہاں. لہٰذا ہمیں سچی بات ہے کہ ایک تو ان کی جو طرز سے حکومت تھا، جو گورننس تھی، جس میں آپ کہہ لیں انفارچونیٹلی بڑی بدبختی ہے اس ملک کی کہ وہ سرخرو نہیں ہے. کہیں بھی جا کے وہ منی لانڈرنگ کی ایشوز دیکھیں، باقی دیکھیں تو وہاں پہ ایشوز موجود ہیں. لہٰذا ایک تو وہاں پھنسے ہوئے ہیں، اور دوسرا جو وراثت، لہٰذا یہ کوئی تھریٹ نہ اب ہے نہ آئندہ کسی الیکشن میں ہوں گے. یہ تو بیسیکلی اپنی سروائیول کا ایشو ہے کہ یہ کوئی نئی چیز بن جائے، کوئی مل کے بن جائے. ادروائز مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی یہ اس وقت آپ کہہ لیں کہ نیشنل پارٹیز نہیں رہی، یہ ایک سرٹن ایریاز تک سمٹ گئی. مسلم لیگ نون بھی سمٹ گئی ہے، اور پیپلز پارٹی بالکل ایک ریجنل پارٹی بن گئی ہے. لہٰذا کوئی کبھی کمبائن ہو تو بات بنے، ادروائز تو کچھ نہیں ہے. کوئی نیچرل الائنس نہیں ہو سکتا علی گوہر صاحب. اور یہ جو صورتحال ہے پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں بالخصوص نون لیگ اور پیپلز پارٹی، وہ تو خود اپنے بقا کی جنگ لڑ رہی ہیں، اندرونی طور پہ بھی، داخلی طور پہ بھی، اور خارجی طور پہ بھی. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ باتیں تو پچھلے 30 سال سے ہم سن رہے ہیں کہ شریف خاندان میں دراڑیں پڑ گئیں، وہ الگ ہو گیا. مطلب دل کے بہلانے کو یہ خیال تو اچھے ہیں، لیکن ان میں حقیقت کوئی نہیں. آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی ہمارے جو پارٹی قائد ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب ہیں، شہباز شریف صاحب ہوں، مریم نواز صاحبہ ہوں، فیملی کے دیگر لوگ ہوں، تمام ہماری پارٹی کی سینئر لیڈرشپ ہے، باقی ایم این ایز، ایم پی ایز یا کارکنان تک تمام جو فیصلے ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب کرتے ہیں. مطلب پی ٹی آئی کی جو تکلیف ہے اس کو سمجھا جا سکتا ہے. ظاہر ہے وہ انگلینڈ میں بیٹھ کے یہ چاہتے تھے کہ ان کو جھوٹے مقدمات میں یہ جیل کے اندر رہیں، نہ ان کی کوئی آواز باہر جائے، نہ عوام ان کی سنے، نہ پارٹی کی قیادت کر سکیں. اب اس بات سے یہ نہایت پریشان ہے، اور ان کی پریشانی بالکل بجا ہے. ظاہر ہے میاں نواز شریف صاحب انگلینڈ میں بیٹھ کے پارٹی کی قیادت کریں گے، اور کریں گے تو پھر ان کو ڈسکا میں ان کی حقیقت نظر آ جائے گی. پھر ان کو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اے پی سی، سر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اے پی سی اور پی ڈی ایم میں مشترکہ طور پر مریم نواز بھی ہوں گی اور شہباز شریف بھی ہوں گے؟ آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ اس میں تو کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے. آپ نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ پی ڈی ایم میں بالکل شہباز شریف صاحب 2 سال قید رہے. مریم صاحبہ کا آپ نے دیکھا ہے کہ وہ 2 دفعہ جیل کاٹ کے آئی ہیں. وہ ایک نڈر لیڈر ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے کہ وہ وراثت کے ذریعے سے وہ سیاست میں ایک کارکن کی حیثیت سے آئیں. گوہر صاحب یہ بھی بتائیے نا، پھر اس میں پیپلز پارٹی اور اے این پی کہاں رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی اور اے این پی کہاں اسٹینڈ کر رہی ہے آپ کے پی ڈی ایم؟ ہم وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو آپس میں الگ الیکشن مینیفیسٹوز رکھتے ہیں. ہم ہر الیکشن میں ایک دوسرے کے مقابلے میں الیکشن کانٹیسٹ کر کے آتے ہیں. پیپلز پارٹی نہ تو نون لیگ میں ضم ہوگی اور نہ ہی نون لیگ پیپلز پارٹی میں. اسمبلی کے فلور کے اوپر ہم تمام پارٹیز اکٹھے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہے کہ ہماری مشترکہ حکمت عملی ہے. پارٹی سے باہر بھی آپ فیلڈ میں بھی دیکھیں گے، موسٹلی جگہ پر ہماری جو حکمت عملی ہے وہ حکومت کے لیے انشاءاللہ مشترکہ ہی ہوگی.
لیکن کہیں کسی جگہ پر اختلاف رائے ہو سکتا ہے. الگ پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ابھی کشمیر میں بھی ایک دوسرے کے خلاف الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں, گلگت میں بھی ایک دوسرے کے خلاف کیا, پنجاب میں آپ دیکھ لیں, سندھ میں بھی آپ دیکھ لیں. مجھے یہ دیکھیں کہ 2 حلقوں کا میں ذکر ضرور کروں گا, ایک کراچی کے حلقے کا جس میں سے واڈا صاحب نے خالی کیا, اور ایک خٹک صاحب کے حلقے کا. آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کو اس کے گھر کے اندر گھس کے شکست دی. کراچی میں آپ دیکھیں کہ مقابلہ جو ہے وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا ہوا, جس پارٹی کو مطلب ہے کہ 14 سیٹیں دی گئی, جس کی کابینہ پوری مشرف کی کابینہ الیکشن کے ذریعے نہیں صرف سلیکشن کے ذریعے اقتدار میں آ سکتی ہے. مقصد یہ کہ 6 نمبر پر آئے. یہ ساری میری گزارش سن لینا عمران صاحب, میری گزارش, یہ ساری چیزیں اس بات کی غمازی کرتی ہیں کہ جو پی ٹی آئی ہے یہ ایک سلیکٹڈ پارٹی ہے اور فار ٹائم بینگ آئی ہے. جیسے ہی وہ بیساکھیاں, جن بیساکھیوں کے سارے یہ کھڑی ہے, وہ نیچے سے اتار لی جائیں تو پھر اس کا وجود ہی کوئی نہیں. بیساکھیاں اگر اتار بھی لی جائیں تو بات یہ ہے کہ جو آپ لوگ جو کلیم کر رہے ہیں ایک الائنس کا, ایک آئیڈینٹی کا, وہ یہاں پہ اس وقت دیکھنے میں نہیں آ رہی ہے. وہ اگر وہ ہوتی تو آج کم از کم اسمبلی میں نمبرز پورے ہوتے. نون لیگ کے جو ممبرز ہیں اتنی بڑی تعداد میں یا اتنی معنی خیز تعداد میں جو ہے وہ غیر موجود نہیں ہوتے. پروگرام کو آگے لے کے چلیں گے, ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. شیلا رضا صاحب, آپ کی طرف آتا ہوں. حکومت کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کبھی بھی مسئلہ نہیں رہی حکومت کے لیے. اپوزیشن خود انتشار کا شکار ہے. نون لیگ میں جو ہے وہ فیملی پالیٹکس اور پیپلز پارٹی کو وہ کبھی بھی پنجاب کے اندر پینیٹریٹ کرنے نہیں دے گی. ایک ہفتہ زرداری صاحب بھی رہ کر آئے لاہور میں اور کوئی خاص جو ہے وہ سرپرائز دیکھنے میں نہیں آیا. تو آپ لوگ جو اپنی توانائیاں ہیں وہ حاصل حصول کچھ نہیں ہے, بس توانائیاں آپ لوگ صرف کر رہے ہیں. حکومت کلیم کر رہی ہے. جی شیلا بھی. اچھا, سب سے پہلے تو حکومت کی تعریف میں کر دوں. بجٹ کے چوتھے دن بھی پیٹرول کی پرائسز بڑھی تھی, اور ابھی جب ہمارا اور آپ کا پروگرام آن ایئر جا رہا ہے تو پیٹرول کی قیمت میں اضافے کی تجویز ہے جو لیوی کے مطابق ہے, جو 4.6 کروڑ کی گئی ہے, جس سے پیٹرول کی قیمت ابھی 6 روپے کی بات ہوئی ہے, 24 سے 25 روپے تک اضافہ ہوگا. مبارک ہو آپ کو ٹیکس فری بجٹ اور مہنگائی کنٹرول کرنے کا خواب. اب ہم آتے ہیں کہ آپ کی حکومت نے تو چلنا ہے, کیونکہ جس کے دل میں عوام کا درد نہیں ہے وہ کسی کو جواب دے نہیں ہے. آپ کے ساتھ سب لوگ ایک پیج پہ ہیں, اور جو لوگ آپ کو, جن کے خلاف اگر ایف آئی اے یا کوئی چلا بھی جائے تو وہ آپ سے مل کے, ان کو مقدمہ کہیں بھی چل رہا, انہیں انصاف مل جاتا ہے. تو بجٹ پاس ہو گیا, لیکن بجٹ پاس ہونے سے پہلے اور جب بجٹ آیا تھا اس وقت آپ ڈالر کی بھی قیمت دیکھ لیجئے گا. اب میں آ جاتی ہوں ان کے اعتراضات کی طرف. تو دیکھیے, مسلم لیگ کی جو سیاست ہے, ہر سیاسی جماعت کا یہ حق ہے کہ جو اس کی پوزیشن جن علاقوں میں ہے وہ اس کو مضبوط کرے, اور جس سیاسی جماعت کی جہاں کمزوری ہے یہ اس کا حق ہے کہ وہاں پہ کام کرے. اب ہمیں آپ جیسے طریقے سے تو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا گیا کہ جاوید صاحب اور جو ہیں شاہ محمود قریشی جو ایک دوسرے کے بالکل مخالف تھے, آپ کی ڈال پہ آ کے بیٹھ گئے سارے معاملات ختم کر کے. ہمیں آپ کی طرف سے تو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا گیا کہ آپ کا جو وزیر اعلیٰ کے پی تھا وہ 12 تاریخ کو 2012 میں آپ کی پارٹی میں شامل ہو, اور ہمیں الیکٹیبل نہیں دیے جاتے, ہمیں لوٹے نہیں دیے جاتے, بلکہ ہماری حکومت جب ہوتی ہے تو ہمیں ضرب لگا کر پیٹریاٹس بنائے جاتے ہیں, ہمیں ضرب لگا کر نیب زدہ لوگ جو ہیں نیب کے مقدمے قائم کیے جاتے ہیں. تو ہمارا ہے نظریہ, اور ہم اس نظریے کو لے کے چل رہے ہیں. ہمارا نظریہ آج بھی زندہ ہے, کیونکہ اس ملک میں آج بھی یہ آواز آتی ہے کہ ملک کو آئین کے مطابق چلانا ہے, اور جب نظریے پہ ضرورت پڑتی ہے تو ایسے قوانین لانے کی کوشش کی جاتی ہے آرڈیننس کی شکل میں جس میں آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہو, جیسے ابھی آپ لوگ لا رہے ہو. تو آپ ہمارے نظریے پہ بات نہ کریں, ہمیں صرف اپنا نظریہ بتا دیں کیا ہے, اور ہماری چیمہ صاحب انہوں نے ہمیں بتایا کہ کیوں خطرہ نہیں ہے. آپ ایک منٹ آخری بات کر لوں, آخری بات کر لوں پلیز آخری بات کر لوں پلیز. جی بولیے. میری آواز بیچ میں نہیں بھی آئی ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو کے بعد
पंजाब में पीपल्स पार्टी के खिलाफ जिस तरह से नई पार्टीज बनाई गई, सबको मालूम है, पूरी हिस्ट्री मालूम है। कराची के अंदर लिसानियत को जन्म दिया गया, देही सिंध के अंदर खुद पार्टीज के लीडर कहते थे कि हम GHQ के लोग हैं। तो अगर हमें हमारा नजरिया नहीं उतरा लोगों के दिल से, वरना लोग आईने पाकिस्तान को मजबूत करने की बात ना करते। ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। का सामना, कोर्टों का सामना, जेलों का सामना करके लिमिटाइज किया गया। ठीक है शैला बीबी, ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। चीमा साहब, अब जी कहा जा रहा है कि अवाम जो है उनका दर्द आपके दिलों में नहीं है। महंगाई की सबसे पहले बात की, बजट पास होने के दूसरे दिन जो है महंगाई, अब जो महंगाई, और फिर यह कहा गया कि बजट में जिसको रिलीफ मिलना था, बजट पास कराने के लिए उसको रिलीफ दे दिया गया, तो आपका बजट भी पास हो गया। चीमा साहब, देखें, जो पहली बात तो ये कि शाला बीबी बात कर रही है उनके नजरिए की, मैं समझता हूँ नजरिया हमें चलो थोड़ा इतराज होगा, हमें गवर्नेंस पे इतराज है। शाला बीबी बड़ी पुरानी पार्टी है, पीपल्स पार्टी, यहाँ पे इस वक्त जितनी पार्टियां हैं उनमें पुरानी पार्टी है, तो लोग भी एक्सपीरियंस हो गए, पुराने लोग हैं, पार्लियामेंटेरियन है, जमहूरियत के लिए भी एफर्ट की होगी। हम जुल्फकार अली भुट्टो साहब तक नहीं जाते, लेकिन उसके बाद इनका माजी ठीक रहा है। बट आप कह लें कि गवर्नेंस पे तवज्जो दें तो मैं समझता हूँ वो ज्यादा बेहतर होगा। अगर ये सुकड़े हैं तो इनको किसी ने नहीं सुकेड़ा, बेसिकली आप कह लें ये अपनी गवर्नेंस की वजह से ज्यादा मार खा गए ये। और जो जिस आइन की ये बात करते हैं, उस आइन में कहीं नहीं लिखा कि आप कराची को डिसओन कर दो, आप कराची के वसाइल भी अंदरूनी सिंध लगाओ। उस आइन में कहीं नहीं लिखा कि आप करप्शन जारी रखो, उस आइन में कहीं नहीं लिखा कि आप जो अवाम है उनको बिल्कुल भूल जाओ और सारे गैर आइनी इकदाम करो। आप मतलब हारी के लिए इस पार्टी ने क्या किया है, आज भी अगर हम बता दें, आज भी वहां के किसान के लिए क्या किया है। सारे बड़े जो हैं, जितने बड़े पार्लियामेंटेरियन है, सारे पानी चोरी में मुलव्वस हैं, सारे गवर्नमेंट की जमीन के कब्जे में मुलव्वस हैं। सो मैं समझता हूँ कि और फिर जो जमहूरी रवायात हैं असेंबली के अंदर जो अपोजिशन के साथ ही करते हैं, जिस तरह देखें बड़ी एक ये जो कह लें अरबाब गुलाम रहीम को जिस दिन पहले दिन सिंध में इन्होंने आके हुकूमत ली मुशर्रफ के बाद, तो जो उसके साथ सलूक हुआ क्या वो पार्लियामानी रवायात में कहीं को दरख्शंदा को बाब लिखा जा सकता है उस पर, या आज जो कुछ कर रहे हैं अपोजिशन के साथ वो क्या पार्लियामानी रवायात के मुताबिक है। मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी को जिन पार्लियामानी रवायात की बात करती हैं, जिस आइन की बात करती हैं, उस आइन के सारे पहलू पढ़ लेने चाहिए, क्योंकि इस मुल्क में के लिए जरूरी यह है कि गवर्नेंस हो। गवर्नेंस अगर नहीं है तो बाकी पार्टियों को होना बेमकसद है। गवर्नेंस अगर है तो सही होगा आपकी पार्टी, मैं आऊंगा, सही होगा। सिर्फ जमहूरियत जो है ये जो आप कह लें ना, जी आप कुछ कहना चाह रही थी, वो कह रहे हैं गवर्नेंस तो हालात मुख्तलिफ होते। शैला रजा साहब, इनको थोड़ी सी तारीख पढ़ा दे। मैंने कहा शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के बाद से हम पंजाब में कभी नहीं जीते। सिंध में हमारी सीटें बीबी साहिबा की शहादत के बाद माशाल्लाह से बढ़ते बढ़ते 100 पे पहुंच गई हैं। हमारा काम है तो आपकी तरह नहीं है कि एक जिस मेट्रो पे आप नाम रखा करते थे PMLN को कि उन्होंने महंगी तरीन बनाई, आपने इतनी सी मेट्रो उनसे भी महंगी बनाई, कोई एक मंसूबा नहीं लगाया। एक कार्डियोलॉजिस्ट है आपके पास, ठीक, मैं KP प्रोग्राम में वक्त की कमी है। अली गौहर साहब आपकी तरफ आऊंगा, गवर्नेंस के ऊपर एक मिनट जी। कराची में 1072 मंसूबे चल रहे हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। पाकिस्तान नहीं, सिंध 6 नंबर पे इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट देखे। और जो मैं आपको बात बताऊं, वो एक आखिरी बात ये करनी थी, विरासत भी वही लोग एक्सेप्ट करते हैं, उसी के घर के लोग एक्सेप्ट करते हैं और उस तकलीफ को लेके चलते। जहां नजरिया ना हो वहां खानदान बच्चे सब छोड़ के बाहर चले जाते। अल्हम्दुलिल्लाह तीसरी नस्ल है मेरी जो मौत का सामना करने के लिए डरती नहीं है। ठीक, लास्ट वर्ड चाहूंगा अली गौहर बलोच साहब, ये जो इसका गवर्नेंस की बात की जा रही है, एस्टेब्लिशमेंट से भी डर है, गवर्नेंस की बात की जा रही है। गवर्नेंस अगर बेहतर हो तो अपोजिशन ने गवर्नेंस जो है वो बहुत ही पुअर गवर्नेंस, बैड गवर्नेंस रही अपोजिशन की अपने दौर में। जी गौहर साहब, देखें ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। पाकिस्तान ने तो तरक्की मियां नवाज शरीफ साहब के टाइम में की है, मोटरवेज बने, चाइना की जो है वो
اربوں रुपए के मतलब है कि वो पाकिस्तान में आए, उसके बाद आपने देखा एनर्जी क्राइसिस था वो खत्म हुआ। असल मसला ये है कि ये जो मौजूदा हुकूमत है ये अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं है। इधर बहुत सारे लोग हैं जो मुशर्रफ टाइम के लोग हैं जो काबीना में बैठे हैं, और वो काबीना में बैठने के बाद आप देख लें कि इनकी करप्शन की कहानियां कितनी आम है। एहतसाब को सिर्फ एक इंतकाम के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जिन लोगों के स्कैंडल्स बने हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी है जो हुकूमत में बैठे हैं उनकी नहीं हुई, बल्कि ये तासर गया पूरे पाकिस्तान में कि जो नैब है उसने उन लोगों की उनको प्रोटेक्शन दी। आपके सामने चीनी का स्कैंडल है, आटे का स्कैंडल है, आजकल रिंग रोड का है, बीआरटी पेशावर का है, इन सारी चीजों में हत्ता कि बेशुमार और चीजें आपको कहां अकाउंटेबिलिटी नजर आई। किसी का 90 दिन का रिमांड लिया गया हो, किसी को के अकाउंट्स मुंजमद किए गए हों, बल्कि बचाया जा। अब तरीन साहब के केस में क्या हुआ, एफआईए को आपने जाकर लिख कर कोर्ट में लिख के दे दिया कि हमें इनकी गिरफ्तारी नहीं चाहिए, तो आप एनआरओ देते हैं। आपकी हमशीरा की बात आती है, आप फिर भी कह देते हैं कि भाई वो तो जनाब एक एफबीआर का केस है, उधर से जो उन्होंने जुर्माना किया। इस तरह निजाम चलता है। अपने घर की इमरान खान साहब ने वो रेगुलराइज, वो भी एक जेली तरीके से करवाया, और लोगों के घरों के ऊपर आपने बुलडोजर चला दिए। पाकिस्तान में आपने दोहरा निजाम खड़ा। आप तो खुद कहते थे कि अगर महंगाई बढ़ जाए तो समझ ले कि मुल्क का वजीर आजम करप्ट है। मतलब है कि आपने जो कंटेनर पे खड़े होके मुल्क के फायदे की बातें की कि मैं इस मुल्क में वो 50 लाख घर किधर गए, वो करोड़ों नौकरियां किधर गई, वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में यूनिवर्सिटी बननी थी, गवर्नर हाउस की दीवारें गिरनी थी। भाई कोई एक बात पे तो आप अमल कर देते ना यार, किसी एक बात को। हत्ता कि आज आके पाकिस्तान की अवाम के पास एक वोट का हक था वो भी आपने छीन लिया। और जो आपको लेकर आए हैं, मेरा ख्याल है कि अगर पाकिस्तान से उनको हमदर्दी है तो ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब है कि वो सिर्फ अपनी हमदर्दी अगर इस हुकूमत को सपोर्ट दे के चला रहे हैं, फिर पाकिस्तान का तो अल्लाह ही हाफिज है। मकसद ये है कि पाकिस्तान में कानून और आइन की हुक्मरानी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और इसी तरीके से मुल्क आगे बढ़ेगा। और जो तर्ज पार्लिमानी सियासत इस वक्त चल रही है इसमें बेहतरी की बहुत गुंजाइश है, इसे बेहतर होना चाहिए ताकि एक जो पार्लिमानी निजाम है पाकिस्तान का वो मुल्क को आगे की तरफ और हकीकतन आगे की तरफ लेकर चले। बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद इकबाल चीमा, अली गौहर बलोच और शैला रजा आज के प्रोग्राम में शरीक थी। इंशाअल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।